मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतरिस विद स्टडी। अतरिस विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा जो सीरीज़ है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ के साथ आपको लेकर फिर आ गए हैं। पर्यावरण से संबंधित यूपी टेट सुपर टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के और वन लाइनर क्वेश्चंस अपने हाथ से नोट्स बनाना। और चलो करते हैं बिना देरी करते हैं अपने क्लास को प्रारंभ। प्लीज़ दोस्तों, अगर ये आप मेरे भाई बहन नए अपनी सीरीज़ पे नए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर लेना। और जो मेरे पुराने मेरे भाई बहन हैं वो तो लाइक कर ही लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न भारतीय राज्यों में से किस में कोई समुद्र सीमा नहीं है? ये क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो इनका सब बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे। देखिए, ये कह रहा है निम्न भारतीय राज्यों में किस में कोई समुद्र सीमा नहीं लगती। देखो, गुजरात की समुद्र सीमा लगती है, कच्छ वगैरह सारा कुछ है। और समुद्र सीमा सबसे ज़्यादा अगर आपसे ये पूछी जाती है कि निम्न राज्यों में सबसे ज़्यादा समुद्र सीमा किसकी लगती है, तो प्लीज़ यहाँ से हमारा एक आंसर, एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा किसकी लगती है समुद्री सीमा, सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वो है गुजरात की। आपने समझ लिया होगा। सबसे छोटी है गुजरात, गोवा की। अब देखो, महाराष्ट्र भी लगा हुआ है, महाराष्ट्र भी लगा हुआ है ना, तो किसकी नहीं लगती है? तो मेरे भाई बहन सबसे अच्छे आपने आंसर दिया है, बहुत वेरी गुड, राजस्थान की। थार का मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। तो आपको पता है, यानी कि राजस्थान, यानी कि सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ गई दोस्तों? सी इज अ करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, ये क्या है, अब बात आती है, देखो ये आपके यहाँ से एक चीज़ और बनती है, यानी कि ये राजस्थान जो है एक स्थलबद्ध राज्य है, यानी कि इसकी जो सीमा समुद्री किसी भी जल बिंदु से नहीं लगती है। दूसरी वाली बात, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र, ये कौन से, यहाँ से अगर आपको पूछ लेगा, ये पश्चिमी, कौन से, पश्चिमी तट राज्य, कौन से पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित हैं। समुद्री, कौन से समुद्री पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है, कौन से, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र। ये चीज़ भी ध्यान रखना। अगर ऐसे पूछ ले कि समुद्री तट की सीमा पर कौन से राज्य स्थित हैं, तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। सही है। और यहाँ से मैंने आपको पहले ही बता दिया, गुजरात राज्य की जो गुजरात राज्य है, सॉरी, गुजरात जो राज्य है, तो गुजरात राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा, अगर समुद्री सीमा की बात करें, सब में ज़्यादा है। गोवा ही कम है। महाराष्ट्र भी पश्चिमी समुद्री सीमा पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्लीज़ दोस्तों बने रहेंगे, इंटरेस्ट के साथ अपनी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। डोंट वरी, बिल्कुल भी स्टेट माइंड में नहीं लेंगे। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप जाती है, यानी किसी भी जो कोई नदी है उसका प्रदूषण स्तर को हम किस तरीके से नापेंगे। इसका मतलब ये है कि एटीपी के द्वारा नापेंगे, एसटीपी के द्वारा नापेंगे, बीओडी के द्वारा नापेंगे, या दोस्तों बी यानी WPL के द्वारा नापेंगे। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। वेरी गुड, यानी कि सी अपना करेक्ट आंसर होगा। बीओडी के द्वारा, किसके द्वारा, बीओडी के द्वारा हम किसी भी नदी के प्रदूषण के स्तर को मेजरमेंट करते हैं। बात आती है, सर अब ये बताइए हमें कि बीओडी का मतलब क्या होता है। तो बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि वहाँ पर उसमें बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविकीय, यानी कि उस नदी के अंदर जैविकीय जो हमारी ऑक्सीजन है, हवा की मात्रा है, उसमें कितना स्तर है उसका, है ना। तो उसमें इस तरीके से मापा जाता है कि किस नदी में प्रदूषण का स्तर को मापने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का होना बहुत ही जरूरी है। उसके द्वारा हम इसके प्रदूषण को मापते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। प्लीज दोस्तों, वेरी वेरी सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये लगाएगा कि हकीकत में बहुत बेस्ट कंटेंट आपके सामने लिया हुआ है। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड है, कॉलरा है, जुकाम है, या मलेरिया है? तो प्लीज दोस्तों, मेरे भाई बहन जल्दी से आंसर देंगे इसका कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। प्लीज दोस्तों जल्दी। यस, देखो, वायरस से जो होता है कोल्ड, यानी जुकाम, जुकाम किससे होता है? जुकाम होता है वायरस से, यानी कि संक्रमण से होने वाला, वायरस से होने वाला जुकाम, यानी दिमाग को बता कि क्या कि जुकाम जो होगा वो वायरस से होगा।
जबकि टाइफाइड, अब देखो ये वायरस से तो ये हो गया, अब बचा हमारा क्या, टाइफाइड बचा, कॉलरा बचा और मलेरिया बचा। अब सर ये बताइए ये किससे होते हैं? ये किससे होते हैं, बताइए जल्दी। तो ये, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो काला यानी टाइफाइड, काला और मलेरिया, ये जो रोग हैं ये जल से होने वाले रोग हैं। किससे? जल से होने वाले रोग हैं। कौन कौन से? दोबारा देख लो। टाइफाइड, जुखाम, सॉरी तो वायरस हो गया ना। टाइफाइड, कालरा और मलेरिया ये किससे होते हैं? ये होते हैं जल जनित रोग, यानी जल से होने वाले रोग। जुखाम किससे होगा? वायरस से होगा। बात समझ में आ गई? ठीक, वेरी गुड। और इसमें क्या होता है, जुखाम से क्या होता है, हमारी जो श्वास तंत्रियाँ जो होती हैं आसानी से मतलब आसानी से फैल जाती है और उसमें संक्रमण ऊपर से हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे खांसी होना, गले में खराश होना, नाक में पानी का बहना, ये सब एक मतलब। और ये जो जुखाम होता है 1 सप्ताह के बाद अपने आप ही हमारी जो बॉडी है वो सही कर लेती है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, इन चीज़ों को तो खैर इतना बताना ज़रूरी नहीं था, पर ये ज़रूर बताना है कि इसका, इस विषाणु को सर, इसमें जो आता है वायरस, इस वायरस का नाम बताइए क्या वायरस है? तो प्लीज़ दोस्तों इस चीज़ को लिख लेंगे। यहाँ से मैं जो बता रहा हूँ, राइनो वायरस, राइनो वायरस लिखो, राइनो वायरस ये लिख लेंगे प्लीज़। राइनो वायरस से वो लगा देना, वायरस। राइनो वायरस जो होता है, राइनो वायरस जो होता है, इससे इस जुखाम जो होता है, राइनो वायरस जो इसका विषाणु का नेम है, उसका नेम है राइनो वायरस। प्लीज़ इसको जरूर नोट डाउन कर लेंगे। टाइफाइड, काला, मलेरिया जल जनित रोग होते हैं। जुखाम एक वायरस, यानी कि वायरस का मतलब होता है यानी विषाणु जनित रोग है, और जिसका नाम है राइनो वायरस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा गया है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान है, आर्द्रता है, यानी कि पवन है, वृष्टि है। तो जल्दी बताइए, टेम्परेचर होता है या डेंसिटी होती है, या पवन यानी कि जो विंड वगैरह होती है, ये वृष्टि होती है? जल्दी बताएंगे दोस्तों कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व, ये सभी तत्वों में महत्व पर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? तो कौन सी होती है? वृष्टि, यानी कि डी इज अ करेक्ट आंसर होगा अपना। भारत में कृषि को जो प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वो क्या है? वृष्टि। और इसका ये कहाँ पर होता है, यानी लिखो जल्दी से, इसका उष्ण और शीतोष्ण, यानी उष्ण और समशीतोष्ण, उष्ण और समशीतोष्ण दो कटिबंध में ये स्थित होता है। दो कटिबंध, दो कटिबंध में ये क्या होता है? स्थित। इस चीज को आप लिखेंगे। अब यहां से पूछ लेगा कि जो मौसम को प्रभावित करने वाले हैं ये कौन से? उष्ण और समशीतोष्ण दो कटिबंध है हमारे, इनमें ये चीज वृष्टि की समस्या अधिकतर उत्पन्न होती है। तो डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंपोर्टेंट फैक्ट है, बहुत अच्छी तरीके से इसको देखेंगे। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ताप, यानी कि तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयनन मंडल? जल्दी इसको बताएंगे। यस, वेरी गुड, जल्दी बताएंगे। यानी कि वायुमंडल में की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? यस, कौन सी है? वेरी गुड, यानी कि मध्यमंडल। जो मध्यमंडल होता है हमारा, मध्यमंडल में वायु की सबसे ठंडी परत स्थित होती है। क्यों होती है? क्योंकि मध्यमंडल तक वायुमंडल का तापमान क्या हो जाता है? गिर जाता है। क्या हो जाता है? गिर जाता है। तथा मध्यमंडल के बाद में जो वायु का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है ना, इसका मत बढ़ने लगता है। और मध्यमंडल के बाद जो मध्य सीमा तक इसका तापमान गिरकर कितना हो जाता है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है इसका मान। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो हमारा जो आंसर होगा, यानी कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत की बात करेंगे तो क्या होगा? हमारा मध्यमंडल। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ओलावृष्टि, गर्जन, चमक और मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो कौन सी परत में होती हैं? जल्दी बताएंगे। यस, वेरी गुड।
जल्दी बताएंगे बस। क्षोभ मंडल, वेरी गुड, ठीक है। और आयन समताप मंडल ध्यान रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखो जल्दी से। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आर्गन नहीं है, या मीथेन नहीं है? यस, जल्दी बताएंगे कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस क्या हाउस सॉरी है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी है? यस, कौन सी है? या वेरी गुड, डी इज अ करेक्ट, मीथ यानी कि मेथेन। मेथेन जो है क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करती है? ये ग्रीन हाउस गैस ये जो गैस होती है पृथ्वी के तापमान को यानी कि टेम्परेचर को, हमारी अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीजमेंट करने में क्या होती हैं? हेल्पफुल होती हैं, सहायक होती हैं। और क्या होता है इनकी जो ग्रीन हाउस गैस हैं, जैसे और कौन कौन सी होती हैं? एक तो मीथेन हो गया, ठीक है, यानी कि इसको मतलब CH4 मीथेन हो गया एक तो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो गया, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड भी हो गया यानी कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरो कार्बन CF और CFC हो गया, यानी कि मेथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैसें होती हैं ग्रीन यानी क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस होती हैं, जो हमारी पृथ्वी या अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीजमेंट करने में हेल्पफुल होती हैं। तो आई होप माय मेरे भाई बहन अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। तो डी इज का करेक्ट आंसर होगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यानी कि 7। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? भारत में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली बार ही क्वेश्चन आया था यूपी टेट के अंदर। भारत में ग्रीन हाउस गैस की शुरुआत कब हुई थी? प्लीज दोस्तों जल्दी बताएंगे, ग्रीन हाउस गैस की शुरुआत कब हुई थी? ओ सॉरी, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? यस, वेरी गुड, कब हुई थी? यानी कि भारत में टाइगर की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, तो हमारा जो आंसर जाएगा यानी कि ए, क्या इज करेक्ट आंसर होगा? 1973। 1973 में क्या हुआ था कि बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए, उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने क्या करा था? 1 अप्रैल, कब लिखेंगे? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को एक प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के में क्या कहाँ पर की थी ये बताएंगे। चलो, ये की थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। कब की थी? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1973, ध्यान रखेंगे। और कहाँ की थी? जिम नेशनल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। सब चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं मेरे भाई बहन अगला क्वेश्चन की ओर। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्लीज़ दोस्तों एक इंटरेस्ट बना के रखेंगे। देखो इंटरेस्ट बनाओगे जब ही आप सब समझ में आएगी, और अच्छी तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, डोंट वरी। भारत यानी पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यमोत्तर पर खींची है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं? तो प्लीज दोस्तों जल्दी से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जो पृथ्वी की एक काल्पनिक रेखा होती है पृथ्वी के ग्लोब पर या पृथ्वी पर, इस रेखा को जो 180 डिग्री मेरिडियन यमोत्तर होती है, इसको हम क्या कहते हैं? तो प्लीज दोस्तों जल्दी बताएंगे। यस, वेरी गुड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ए इज करेक्ट आंसर होगा हमारा। यानी कि पृथ्वी तल पर 180 डिग्री मेरिडियन यमोत्तर रेखा को जो काल्पनिक रेखा कहते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। वन लाइनर नोट्स बना लेंगे। और इस रेखा से क्या होता है? इस रेखा से पृथ्वी को हम पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। यानी कि इस तरीके से, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी, यानी कि क्या करते हैं? पृथ्वी को 2 भागों में हम बांट देते हैं इस रेखा के द्वारा। किसके द्वारा? यानी कि यमोत्तर, यमोत्तर यानी कि यमोत्तर 180 डिग्री के अंतर्गत हम क्या कर देते हैं?
पृथ्वी को दो भागों में बांट देते हैं, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? क्या कह रहे हैं? गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, अंडमान द्वीप में है या पश्चिम बंगाल में है? तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों, आपका ये आंसर क्या होगा? यस प्लीज, जल्दी करेंगे, जल्दी बताएंगे। यस, कौन सा है आपका आंसर? जल्दी, वेरी गुड, यानी कि तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, यानी कि बी इज हमारा करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर ही क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी स्थित है। और यह क्या है? एक राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पर क्या है कि यह एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में ही है गल्फ ऑफ मन्नार, और क्या है? तमिलनाडु में। और इसका मतलब छोटी सी एक बात और देख लेंगे, ये उथले पानी की खाड़ी है। अगर यहाँ से कह देगा कि उथले पानी की घाटी कौन सी है? उथले पानी की घाटी, तो उथले पानी की घाटी जो है गल्फ ऑफ मन्नार है। और जो कहाँ पर है? हिंद महासागर के लक्षद्वीप जो होता है उस सागर का एक क्या है? ये भाग है, उसका एक निर्माण करती है ना। और भारत में रामेश्वर द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार तक, ध्यान रखेंगे इस बात को, श्रीलंका के मन्नार तक ये है स्थित है। और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व है। लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट डालेंगे इस चीज को, यानी कि भारत का सबसे बड़ा दूसरा बायो रिजर्व है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आंसर क्या था हमारा? बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जनगणना 211 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, क्या है लिंगानुपात? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10, जनगणना 211 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? 940 रेशियो 1000, 916 यानी कि 916 पर 1000, या 920 पर 1000, या 982 पर 1000। यानी कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारा रेशियो आया था लिंग का अनुपात, यानी कि इतने पुरुषों पर इतनी महिलाओं पर इतने पुरुष, यानी 1000 महिलाओं पर 940 पुरुष हैं, या 1000 महिलाओं पर 916 पुरुष की संख्या, मतलब 1000 स्त्रियां हैं, 916 पुरुष हैं। तो इसमें आपका आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा होगा? यस, कितना आंसर जल्दी बताएंगे? यस बिल दोस्तों, जल्दी बताएंगे। तो ये जो हमारा जो आंसर होगा, इसमें जो आंसर है करेक्ट आंसर तो इसका होगा, जो भारत में स्त्री पुरुष का लिंग अनुपात होता है भारत 2011 की जनगणना के अनुसार, वो था 943 पुरुषों पर, यानी कि 943 पुरुषों पर। हाँ यस, लिंग अनुपात कितना था भारत में? 1000, यानी कि इसमें जो बोला है, इसमें बोला है 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष, यानी कि अब इसमें देखा जाता है तो ये इसमें आंसर आपका ए इज का करेक्ट आंसर होगा। राइट आपका ये है 943 और 1000, यानी कि ये जो आपका है करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? निम्न में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी को, केंचुआ को, मधुमक्खी को या तितली को? तो जल्दी दोस्तों बताएंगे कि किसको किसान का मित्र कहा जाता है। वेरी गुड, इसमें ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, केंचुआ। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है। और क्या है, इससे हमारी जो क्या है, इससे हमारी जो भूमि है उपजाऊ होती है, यानी कि फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं ये। तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा, केंचुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पर? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? यानी कि जो पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को, इसको बचाने के लिए इसमें चिपको आंदोलन से जो चिपको मूवमेंट हुआ था, इसमें कौन सा राज्य जुड़ा है? उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उत्तराखंड है या छत्तीसगढ़ है? जल्दी बताएंगे दोस्तों प्लीज। तो कौन सा राज्य इसमें जुड़ा है? यस, चिपको आंदोलन से कौन सा?
उत्तराखंड, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या है, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो इसलिए हुई थी कि वृक्षों के जो कटाव के इनके विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरण एक नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। क्या? सुंदरलाल लिख लेंगे, बहुगुण, बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। इनसे, यानी कि और कौन थे, चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, ये मतलब दो। और इनके ही नेतृत्व में उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली, चमोली जिले में, यहाँ से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन को प्रारंभ जब हुआ था, वो था कौन सी सन था, 1973, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जब हुई थी, है उत्तराखंड के जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क में। तो जब ही इन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले में इनके नेतृत्व के द्वारा इस चीज़ का, यानी चिपको आंदोलन का क्या हुआ था, शुभारंभ। तो ये हमारा उत्तराखंड इज करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथियोलॉजी, इडेमोलॉजी। तो जी तो बताएंगे जीवों के अध्ययन का अध्ययन जो किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है। वेरी गुड, इथियोलॉजी, यानी कि इथियोलॉजी सी इज करेक्ट आंसर होगा। विज्ञान में इथियोलॉजी का जो विषय के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो जीवों के व्यवहार के अध्ययन के लिए, यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, मतलब इनके जीवों के अध्ययन के लिए किया जाता है। नियोलॉजी, अब बात आती है ये नियोलॉजी का मतलब क्या होता है सर, नियोलॉजी बता देना। तो नियोलॉजी का विषय के अंतर्गत तंत्र, यानी कि न्यूरो सिस्टम्स आता है, इससे संबंधित जो रोगों का अध्ययन किया जाता है वो न्यूरोलॉजी, आपने देखा भी होगा, यानी लिखा हुआ होता है डॉक्टर के उस पर नियोलॉजी, यानी कि तंत्र के अध्ययन को, इनसे संबंधित जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं उनकी स्टडी करने के लिए नियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और इथियोलॉजी का प्रयोग जीवों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इथियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो सी इज करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि इसका जो प्रोडक्शंस करते हैं समुद्री शैवाल, ये किसका करते हैं, क्लोरीन का, आयोडीन का, ब्रोमीन का, लोहा का। तो जल्दी बताएंगे, वेरी गुड, यानी कि आयोडीन। समुद्री शैवाल जो होते हैं ये क्या करते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर होगा, आयोडीन। समुद्री शैवाल आयोडीन का प्रमुख, यानी कि प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। और इनकी कमी से जो आयोडीन है, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, ग्वाटर का रोग, यानी कि घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग, घेंगा, घेंगा रोग हो जाता है। अगर पूछता है आयोडीन कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो घेंगा रोग हो जाता है, जिसे हम ग्वाटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे और इसमें थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, सूज जाती है, सूजन आ जाती है। और समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुर मात्रा वाले क्या मिलते हैं, शैवाल, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिवार। और या हम सिवार बोलते हैं या हम बोलते हैं लेमिनेरिया। क्या बोलते हैं, लेमिनेरिया। लिख लेंगे इन चीज़ों को, इस पूछ लेगा इस समुद्री शैवाल का नाम क्या है, या तो सिवार बोलेंगे या लेमिनेरिया बोलेंगे। और ये कहाँ काम में आते हैं, चिकित्सा के, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में ही काम आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेक यानी लाइकेन, लाइकेन क्या है, परजीवी हैं, रसायन स्वयंपोषी हैं, अपघटक हैं या सहजीवी हैं। क्या है लाइकेन, तो लाइकेन क्या है जल्दी बताएंगे। यस, वेरी गुड। तो लाइकेन जो होते हैं यानी सेक जो होते हैं ये सहजीवी होते हैं। और सहजीव का मतलब क्या होता है, ऐसे जंतु, ऐसे पौधे जिनके साथ ये रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसका मतलब होता है सहजीवी। यानी कि जिसके साथ ये जीव रहते हैं उसको बिना नुकसान पहुंचाए एक दूसरे को लाभ पहुंचाना ही सहजीविता का कारण है। तो राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स होता है, एक लिखेंगे राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम और शेक है ना, जिसे हम लाइकेन बोलते हैं। ये दोनों क्या है, प्रमुख, क्या एक दूसरे के क्या है, सहजीवी हैं। यानी कि वास्तव में अगर बात देखी जाती है तो लाइकेन निम्न श्रेणी की एक ऐसी छोटी वनस्पति का समूह होता है
इसमें अलग अलग प्रकार के आधारों पर हुए मतलब क्या छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन आधारों पर वृक्षों की जो पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल जो चट्टान वगैरह होती हैं, इन पर ये अलग अलग तरह के मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये आज का यहीं तक है दोस्तों। तो कैसा रहा वीडियो बताएंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ दोस्तों अगर अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एक बार प्लीज़। थैंक्स थैंक्स अलॉट।